गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और उम्मीद है आज आपका पेपर अच्छा रहा होगा। कल हम चर्चा कर रहे थे, चलते हैं आज 20 मिनट की क्लास पर देखते हैं। और बाष्पीकरण हमने कल कुछ बताया था। बाष्पीकरण क्या होता है इसको क्योंकि जल्दी बता दिया था, दोबारा देखते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। ये हमने बताया। बाष्पीकरण जो होता है वो सतही मतलब वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर इतना कपड़ा है तो बाष्पीकरण होगा, अगर इतना कपड़ा है तो इसमें ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा, इसमें कम होगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा जितना बड़ा होगा, जैसे शर्ट की अपेक्षा साड़ी की जल्दी सूख जाना। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है। कहने का मतलब जैसे ताप बढ़ेगा तो भाई जो पानी के कण है वो वाष्प बन के जल्दी जल्दी उड़ेंगे। क्यों उड़ेंगे? क्या उनको गतिज ऊर्जा मिलेगी। जब गतिज ऊर्जा मिलेगी तो पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो कणों में गति बढ़ेगी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प मतलब तो जो भाप होती है, नमी होती है। जल वाष्प मतलब गर्म भाप को नहीं कहते। जैसे अभी है तो अभी क्या है, वायु में जल वाष्प की मात्रा देखें, आर्द्रता अभी नमी है क्योंकि बरसात का मौसम अभी बस लास्ट स्टेज पे चल रहा है, खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी नमी है। एक निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। एक निश्चित तापमान होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। हमारे आसपास की वायु में ही एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, जल वाष्प होता है। ठीक है। अतः आर्द्रता में कमी बाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। मतलब नमी होगी, आर्द्रता में कमी होगी। अगर नमी कम होगी तो बाष्पीकरण बढ़ेगा। जैसे कि इन दिनों नमी सबसे ज़्यादा है तो बाष्पीकरण का मतलब है कपड़े सूखना। हम गीले कपड़े टांगते हैं, फैला देते हैं कि सूख जाएं। तो देखते हो कि इन दिनों जब बरसात होती है तो जल्दी नहीं सूखते, सर्दियों में इससे थोड़ा जल्दी सूखते, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाती है। क्यों? गर्मियों में सूखा होता है, आर्द्रता होती नहीं, नमी होती ही नहीं, तो बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वो है बाष्पीकरण की उल्टी होती है। एक बटे बाष्पीकरण है। अगर नमी बढ़ेगी तो बाष्पीकरण घटेगा, अगर बाष्पीकरण बढ़ेगा तो नमी घटेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा यहाँ जल्दी नहीं हो, कल स्पीड में निकाल दिया था। वायु की गति में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं अथवा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे ही वायु की गति में वृद्धि होगी तो जल वाष्प की गति में भी क्या होगी, जल वाष्प के कण भी वायु में उड़ने लगते हैं। अब अगला हम डालते हैं संघनन, कंडेंसेशन। तो ये संघनन है जल वाष्प के साथ ही होता है। कैसे? जब जल वाष्प बनती है ना, उस जल वाष्प को यदि हम रोक लें, उसको रोक लें तो वो जल जो होता है ना, गैस से काय में बदल जाता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किसी पदार्थ की गैस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। किसी पदार्थ की गैस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जैसे कि ये देखो, भाप बन के उड़ रही थी चीजें, उड़ रही थी कि नहीं, ये रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा, सब्जी गर्म करके रखते हो, उसमें हम ढक्कन ढाक देते हैं ऐसे, और जब हम ढक्कन को निकालते हैं कुछ देर बाद तो इसमें ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बूंदाधार पानी होता है। जो पानी जम जाता है वही संघनन कहलाता है। बाबू क्या कहलाता है? तो जल वाष्प का जल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अगला देखते हैं, निक्षेपण, डिपोजिशन। किसी गैस की अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना। मतलब कोई गैस सीधे गैस से ठोस में बदलती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उदाहरण बताया है। जो निक्षेपण प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की उल्टी होती है। ऊर्ध्वपातन की क्या होती है? उल्टी होती है। निक्षेपण क्या होगा? किसी गैस की अवस्था का सीधे ठोस, कोई गैस है, गैस से सीधे ठोस में बदल जाना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ की ठोस अवस्था का, कोई पदार्थ है सॉलिड अवस्था में, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर है, नौशादर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, शुष्क वर्क है। क्या है? कपूर हो गया,
नौशादर हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, और शुष्क बर्फ ड्राई आइस हो गई। ये सब क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपादन के अंतर्गत आता है। जैसे कपूर है, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, कर्पूर जलाओगे, जब जलाओगे तो सीधा गैस बन जाएगा। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, दोनों, इसमें तो ऊर्ध्वपादन भी होता है और इसमें निक्षेपण भी होता है। ड्राई आइस तुमने विवाह शादियों में देखा होगा, बरमाला के समय वहाँ बिल्कुल भौकाल बनाया जाता है, जैसे स्वर्ग हो। समझ रहे हो ना? और वो एक प्रकार से दुखों का द्वार होता है, खुलता है वरमाला के बाद, संकेत मिलता है ना शादी में 1000 बार। वही लाल निशान काय का होता है? खतरे का होता है। तो हर जगह देख रहे हो आप, सामने वाला इंसान लाल कपड़ों में पहन के आता है, लेकिन पुरुष समाज समझता नहीं है और फंस जाता है। तो भाई बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। चलिए, ऐसे ही आयोडीन होता है, ऐसे ही नौशादर होता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से लिखिएगा। ये निचोड़ है। अब यहाँ पे अच्छे पॉइंट मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती? अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 9 की बुक से मिलाया है कि पढ़ा रहे हैं? तुमने देखा होगा, जैसे ठंडा जल हम रख देते हैं, बोतल में रखें या गिलास में रखें, तो बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। क्यों जमती हैं बताइए? देखो, पहले कॉमन सेंस लगा दे। हमने ठंडा पानी रखा, जितना पानी ठंडा, वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे है, ठंडा था, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब किसी भी मौसम में रखोगे तो नॉर्मल 5 से 7 टेम्परेचर रहता है। अगर सर्दी, अच्छी सर्दी पड़ती है तो 5, 7 या 10 तक टेम्परेचर मतलब रहता है। इससे नीचे नहीं होता, इससे नीचे हो जाएगा आदमी गलने लगेगा, समझ रहे हो, जम जाएगा। तो भैया, पानी का टेम्परेचर था 0, मौसम का टेम्परेचर मिनिमम हमने माना 8 से 10 था मिनिमम, गर्मियों के दिनों में 30-35 होता। तो बाहर की गर्मी ज़्यादा लगी, तो ऊपर बाहर की ओर भागे। तो देखो, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर, चलिए दोबारा से देखते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, वायु है, वायु में तो है ही जलवाष्प, है कि नहीं, उड़ रही है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, बिल्कुल, और द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। हमने क्या कहा? अंदर ठंडक है, बाहर का मौसम गर्म है, जो बाहर की गर्म हवा है उससे टकराएगी, टकरा के जमने लगे। भाई कोई भी मौसम होगा, अंदर तो 0 है, यहाँ बाहर 5 से 8 टेम्परेचर होगा, तो इसके मुकाबले तो गर्म होगा। ये हवाएं आई इस गिलास से टकराई और टकरा के बूंदों के रूप में क्या होगी? हाल 0 डिग्री पे ना होके 1-2 पे बूंद के रूप में जम गई। तो समझ रहे हो कि नहीं? अगर बर्फीले बोतल वोतल के बाहर पानी जो दिखने लगता है, तो वो ये नहीं कहा करोगे अरे बोतल के अंदर का पानी, भैया वो बाहर का। देखो, जो वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाए, तो बोतल के अंदर का पानी नहीं आया। हाँ, लेकिन जो बोतल के पानी में ऊर्जा थी, जो ऊष्मा थी, जो ठंडक थी, वो बाहर की वायु से टकरा कर उस वायु को ठंडा करके पानी का रूप दे देती है। समझ रहे? क्योंकि वो जलवाष्प है, उसमें नमी है, मॉइस्चराइजर है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? ये थोड़ा अच्छी चीज हो गई, आपकी 9th की चीज है, बिल्कुल बड़ी नहीं। अच्छा चलिए, जो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है वो केल्विन है। क्या है? केल्विन है। और हम केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है, और इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो भाई 0 डिग्री कैसे लिखोगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है 273.15 केल्विन। लिखा भी है 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है? 273.15 केल्विन। लेकिन इसे 273 ही कहते हैं। जब हम सवाल वगैरह लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं फिजिक्स की, तो हम इसे सिर्फ 273 के ही कहते हैं। अब आगे देखते हैं, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। जो एटमॉस्फेयर है, एटीएम है, तो गैसीय दाब, गैसों का कितना दाब है इसके मापने का क्या है? मात्रक है। और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 गुणा 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है। जो एक एटीएम होता है, एक एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? एटीएम। तो इसका क्या होता है? 1.01 गुणा 10⁻³ पास्कल। ठीक है, आगे देखते हैं।
वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो वायुमंडल में वायु का दाब है वह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसे सामान्य दाब कहते हैं। जो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे ही हम सामान्य दाब कहते हैं। मतलब जो हमारी समुद्र है, सागर है, उसकी सतह पर उसके चारों ओर एक वायुमंडलीय दाब होता है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं और इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। जो दाब होता है इसके बढ़ने दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा और तापमान टेम्परेचर घटेगा, गैस द्रव में बदल जाती है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको दाब बढ़ाया जाता, दबाया जाता है। जो हमारी एलपीजी गैस होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही जो घरेलू ईंधनों में उपयोग की जाती है, सीएनजी गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड वेरीफाइड गैस होती है, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होती हैं क्योंकि इनका दाब में बढ़ा दिया जाता है और तापमान इनका घटा दिया जाता है। ठीक है। अब ये आपको जो डायग्राम यहाँ हम समझा रहे हैं पहले इसको समझते हैं। ठोस से द्रव बनना ये संगलन कहलाता है या गलनांक कहते हैं या इसको पिघलना कहते हैं। पहले इसको देखो, इसको 3 प्रकार से आपको बनाना है। जो ठोस से हम इस तरफ गए, ठोस से कहाँ गए, इस तरफ गए, किस तरफ गए, इस तरफ गए। जो हम ठोस से द्रव की ओर गए, ठोस से हमने द्रव बनाया, हमने ठोस से द्रव बनाया तो क्या हुआ, संगलन या गलनांक हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे गुरुजी हुआ। अब हम द्रव से ठोस पर जा रहे हैं, देखो ये तीर का निशान जहां को लगा रहे हैं हम, देखिए इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो क्या होगा, जमना होगा। क्या होगा, जमना होगा, फ्रीजिंग होगा। द्रव से ठोस में बदलना फ्रीजिंग होगा। ऊपर वाले उदाहरण का काम है कि अच्छा जो बर्फ है, बर्फ पानी में बदल गई तो इसे हम संगलन कहेंगे। और नीचे वाले का उदाहरण है पानी को हमने बर्फ बना दिया तो इसे हम फ्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसको फिर हम बताएंगे आपको और कैसे बनाना है। अगर हम द्रव से गैस की ओर गए, द्रव से गैस की ओर, देखो ये तीर देखो ध्यान से, इसलिए इतने मिलाती है बनाते हैं तो वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण। किसी लिक्विड का गैस में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है और यही उसका क्वथनांक बिंदु भी होता है। पढ़िए अभी ऊपर पढ़ाया था। और हम किसी गैस को द्रव में बदलेंगे तो अभी कंडेंसेशन पढ़ाया था, संघनन होता है। क्या होता है, संघनन होता है। पानी जैसी बूंदें दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं, तो ये वही होता है। ये क्या होता है, वही होता है। चलिए इसको दोबारा से देख लेते हैं भैया। अगर द्रव से गैस बना मतलब हमने पानी से भाप बनाया, भाप बना के उड़ाना चाहा तो होगा वाष्पीकरण, और भाप से वापस पानी बनाया तो होगा संघनन। और ये दोनों प्रक्रिया रोज आप सब्जी बनाते समय, दाल बनाते समय देखते हो। आगे देखिए, एक होता है ठोस। ठोस का सीधे गैस में बदल जाना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इसको ऐसे लिखना है, ऊर्ध्वपातन। उसमें अशुद्ध लिखा है, ऐसे हमने लिख दिया ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस बदल जाना कहलाता है निक्षेपण। इसको आप ऐसे बना लेंगे और हम जो बना रहे हैं वैसे बनाइए। आप यहाँ लिखिए ठोस, ऐसे बनाइए कॉपी में। यहाँ लिखिए आप गैस, ओ ठोस। यहाँ लिखिए आप द्रव और यहाँ लिखिए आप गैस। ऐसे त्रिभुजाकार बनाइए, त्रिभुज जैसा, त्रिभुज जैसा बनाइए आप। बनाया कि नहीं, जब त्रिभुज जैसा बना लें फिर आप ऐसे बनाइए जैसे हमने बनाया। ऐसे तीर दीजिए, अब तीर दे दें तो इस तीर के ऊपर लिखें कि यहाँ होगा संगलन, ऊपर क्या होगा, संगलन। ठीक है, फिर तीर लगाइए ऐसे, अब नीचे की ओर लगाइए और इसमें लिखिए जमना। क्या लिखिए,
जमुना। ठीक है, अब आइए आप इस तरफ, द्रव और गैस, तो इसमें भी तीर लगाइए। आप तीर ऐसे लगाएंगे इस तरफ, जब इस तरफ को तीर लगाएंगे तो इस पे लिखेंगे आप वाष्पीकरण। क्या लिखेंगे? अरे वाष्पीकरण। क्या लिखेंगे? वाष्पीकरण। और जब आप तीर को इस तरफ ले जाएंगे ऐसे, तब लिखेंगे संघनन। क्या लिखेंगे? संघनन। ठीक है, वो बहुत मट्टी पलीत। अरे देखो रे, ऐसे एक त्रिभुज बनाओ त्रिभुज, तो मैंने ऐसे ना आएगा। यहाँ लिखो ठोस, यहाँ लिखो द्रव, यहाँ लिखो गैस। ठीक है, और एक तीर इसमें ऐसे लगाओ। लगा लिया होगा। अब इस तीर के ऊपर लिखो संगलन, अब साफ आ गया। फिर एक तीर ऐसे लगाओ द्रव से ठोस की ओर, और इसके नीचे लिखो जमुना, फ्रीजिंग। ठीक है, अब आओ इस पे, एक तीर लगाओ द्रव से गैस की ओर, इस पे लिखो जब द्रव से गैस बनेगा तो बनेगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। फिर एक तीर लगाओ इस तरफ गैस से द्रव की ओर, इस पे लिखो संघनन। क्या लिखो? संघनन। फिर एक तीर लगाओ गैस से ठोस की ओर, जब गैस से ठोस बनेगा तो बनेगा निक्षेपण। क्या होगा? निक्षेपण। ठीक है, फिर एक तीर लगाओ, वो लगाओगे अब ठोस से गैस की ओर, और इस पे चला गया, उस पे लिखोगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कर गया भैया। अब अगली हेडिंग डालिए आप विलयन। क्या डालिए? विलयन। और हमें लगता है अब क्लास में ख़त्म करनी चाहिए, विलयन हम कल पढ़ाएंगे क्योंकि आपकी क्लास लगभग 15-20 मिनट की हो गई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, पढ़ते रहें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।